नाभिक स्नेहिता को प्रभावित करने वाले कारक में एक हो गया आकार, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ध्रुवीयता या इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन, या इज प्रोपोर्शनल टू 1/3 त्रिविम बाधा। देखो ये तो अपन ने बात कर ली कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर नाभिक स्नेहिता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, इधर नाभिक स्नेहिता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। अगर आपको ये सब नहीं भी याद है तो कोई टेंशन नहीं है, आप बस इतना याद रखो, ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक स्नेहिता बढ़ रही है और इधर क्या हो रही है, घट रही है। एक ये फैक्टर अलग है कि नाभिक स्नेहिता इज प्रोपोर्शनल टू 1/3 त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। त्रिविम बाधा का मतलब होता है भीड़ भाड़। जैसे मान लो कि हमें कोई यौगिक दिया है CH3O-, ये है, और एक दूसरा एग्जाम्पल है CH3CH3O-। और अब हमें ये कहा जाए कि इन दोनों में से प्रबल नाभिक स्नेही कौन सा होगा, तो CH3O- और ये वाले में देखो इसमें भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो त्रिविम बाधा ज़्यादा है। इस वाले में त्रिविम बाधा क्या होगी, ज़्यादा। त्रिविम बाधा का मतलब भीड़ भाड़। अगर त्रिविम बाधा ज़्यादा है तो ये O- कैसे किसी कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और उसके साथ जुड़ पाएगा, उसको क्या होगी, दिक्कत होगी। लेकिन ये जो CH3O- है, इसमें भीड़ भाड़ क्या है, कम है। अगर क्राउडिंग कम होगी, भीड़ भाड़ कम होगी, तो ये इजीली किसी पर भी अटैक करके उसके साथ जुड़ सकता है, उसके साथ सहसंयोजक बंध बना सकता है। तो अगर हम इन दोनों में बात करें तो CH3O- की नाभिक स्नेहिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है N और इस तरह से अपन ने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, इस तरह से इथाइल इथाइल ग्रुप लगा दिए, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और अगर इसी को हम थोड़ा ऐसे सिस्टमेटिक कर दें, कोई रिंग फॉर्म में कर दें, यूं यूं यूं, तो इन दोनों में अगर देखा जाए कि नाभिक स्नेहिता किसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी ज़्यादा होगी। क्यों, देखो इसका कारण क्या है कि इसमें तीनों ग्रुप हमने खुले छोड़ रखे हैं, तो ये पूरा 3D में फैले हुए हैं। अब जब ये 3D में फैलेंगे इस तरह से, एक कार्बन है यहाँ पर, 4 बॉन्ड बनाएगा, चतुष्फलकीय होगा, तो ये बहुत ज़्यादा एरिया क्या करेंगे, कवर करेंगे, बहुत भीड़ भाड़ बढ़ा देंगे। लेकिन ये क्या है, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में है, एक रिंग में बंधे हुए हैं, एक रिंग में बंधे हुए हैं, तो इसमें त्रिविम बाधा क्या होगी, कम होगी। अगर त्रिविम बाधा कम है तो ये इजीली किसी पर भी अटैक करके उसके साथ बंध बना सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि नाभिक स्नेहिता त्रिविम बाधा के बढ़ने के साथ घटती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं नाभिक स्नेहिता को लेकर। अब हम आगे अभिक्रिया पर आते हैं। अब अपन ने देखा था हमारे पास SN1 है, हमारे पास SN2 है, तो हम इसमें से पहले किसी एक को ले लेते हैं, SN2 को ले लें, बाद में हम SN1 पढ़ेंगे। हम चूंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं हैलोजन व्युत्पन्न, एल्काइल हैलाइड, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड RX, X इज इक्वल टू, अब देखो हम RX पढ़ रहे हैं तो हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया Z-, क्या लिया, कोई न्यूक्लियोफाइल लिया Z-, और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं R, थोड़ा सा एक R की जगह कोई आप ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, CH3CH2X ले लिया। ठीक है, अब ये जो Z- है, नाभिक स्नेही है या न्यूक्लियोफाइल है, आप इसे Z- लिखो, Nu- लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने एक सिंबल के तौर पर ले लिया Z-। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एक प्रबल न्यूक्लियोफाइल है या प्रबल नाभिक स्नेही है। यहाँ पर आप एक लाइन लिख लें, मैंने पहले भी बोला था कि ऋणायनिक नाभिक स्नेही एक उदासीन नाभिक स्नेही से अधिक प्रबल होता है। जो ऋणायनिक नाभिक स्नेही है वो क्या होता है, उदासीन नाभिक स्नेही से प्रबल नाभिक स्नेही होता है। तो यहाँ पर हमने ऋणायनिक टाइप का न्यूक्लियोफाइल लिया है Z-, मीन्स एक प्रबल नाभिक स्नेही हम लेकर काम कर रहे हैं। अब ये जो नाभिक स्नेही होगा वो इस कार्बन पर आकर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, और इस X ग्रुप को यहाँ से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और ये बन जाएगा इसके साथ बॉन्ड बनाकर ZCH2CH3, ये बन गया, और प्लस ये जो X था, यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटता है तो बच्चों ये इस तरह से टूटता है कि ये X इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर आ जाता है। X इज इक्वल टू आप Cl ले सकते हैं, Bri, ये सारे अधिक विद्युत ऋणी है, तो इनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स को ये साथ लेकर आएगा क्योंकि विद्युत ऋणता ज़्यादा है।
तो क्या होगा, ये X माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। यानी कि अगर Cl है तो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। हमने F माइनस की बात नहीं की है, क्यों नहीं की वो हम आगे देखेंगे कि F माइनस जो है वो एक खराब लिविंग ग्रुप है। देखो यहाँ पर ये एनायन जो बाहर निकला है X माइनस की फॉर्म में, ये अगर स्थायी है, ये अगर स्थायी है तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। ये क्या होगा, अगर ये स्थायी है तो ये यहाँ से इजीली बाहर आ जाएगा और इस रूप में ही ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हम इसे कहेंगे कि एक अच्छा निष्कासी ग्रुप है या अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर ये अभिक्रिया आप देख रहे हैं कि Z माइनस न्यूक्लियोफाइल आया, आकर इसने इस पर अटैक किया और X यहाँ से बाहर निकल गया और ये आपका बन गया उत्पाद। और इसको कहते हैं लिविंग ग्रुप या निष्कासी ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, निष्कासी ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल जो आप लेकर चल रहे हैं वो अगर आपने बढ़िया लिया है, बढ़िया होने का मतलब क्या है, प्रबल लिया है, सॉरी क्या लिया है, प्रबल। तो नाभिक्स नहीं जो आप लेकर चल रहे हैं वो अगर आपने प्रबल लिया है तो ये तेजी से इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। जो जितना फास्ट इस पर अटैक करेगा अभिक्रिया की दर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उतनी ही तेजी से ये इसके साथ कोवेलेंट या सहसंयोजक बंध बनाएगा और उतनी ही तेजी से X जो होगा वो यहाँ से लीव करके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर होगी, दर मतलब वही रेट, गति, तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो इस नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करेगी। हम लिखेंगे बाद में, पहले थोड़ा सा समझ लें कि अभिक्रिया की जो दर होगी वो इस Z माइनस न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करेगी, क्योंकि जब तक ये नाभिक स्नेही आकर इस पर अटैक नहीं करेगा तब तक अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो अभिक्रिया में इसका होना भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम इसकी सांद्रता बढ़ाते हैं या इसको ज़्यादा लेते हैं तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो X जो है हमने बात की कि जैसे Cl है, Br है, I है, दिस आर निष्कासी ग्रुप, ये सारे के सारे क्या है, लिविंग ग्रुप हैं। तो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप बच्चों आप लेकर चल रहे हो वो अगर बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा तो वो तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाएगा और X माइनस के रूप में क्या हो गया, अलग हो गया और तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, उत्पाद मिल जाएगा। लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा, लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा वो उतना ही जल्दी लीव करके बाहर जाएगा और वो इस फॉर्म में अगर स्थायी है तो अभिक्रिया की दर और भी क्या हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। भाई अगर X माइनस जो है या लिविंग ग्रुप इस फॉर्म में अगर स्थायी होगा तो वो इजीली बाहर निकलेगा, उसका निकलने का दर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये कुछ ऐसे ही है जैसे मान लो आप यूँ समझो, जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर मान लो किसी बात पर आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, आप घर से निकल गए, लेकिन आप देखोगे गलियों में घूमते घूमते रात होने तक आप खाने के टाइम पर वापस घर पहुंच जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि घर छोड़कर चले जाओगे, जाओगे तो भी कहाँ जाओगे, ये बात आप भी जानते हो। लेकिन अगर मान लो एक सिचुएशन ऐसी है कि आप पढ़ लिख लिए और जॉब लग गई और अब आप कहीं बाहर रहने लग गए। अब अगर मान लो एक दिन के लिए आ रहे हो और आपकी मम्मी कह रही है कि बेटा तुम एक दिन और रुक जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए ये बनाऊंगी, कल वो बनाऊंगी, बड़े ही प्यार से वो बोलती है, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हो कि नहीं 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 माँ, मुझे बहुत काम है, मुझे वापस जाना है, कल ही वापस जाना है या परसों ही वापस जाना है। तो एक सिचुएशन तो ऐसी है जिस पहली में जहाँ पर मम्मी पापा अगर आपको डांट फटकार भी दे तो भी आप घर छोड़कर नहीं जा रहे हो, और दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि वो कह रही है कि रुक जाओ तो भी आप नहीं रुक रहे हो। इन दोनों सिचुएशन में अंतर किस चीज का है, स्टेबिलिटी का, स्थायित्व का। पहली सिचुएशन में आप स्टेबल नहीं हो, आप स्थायी नहीं हो, तो आपको पता है कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ, और दूसरी सिचुएशन में आपके हाथ में क्या है, एक जॉब है, मतलब आप स्टेबल हो, आप स्थायी हो। तो दूसरी सिचुएशन और पहली सिचुएशन में अंतर स्टेबिलिटी का है। यहाँ पर भी जो X माइनस जो लीव करके बाहर आ रहा है, जो निष्कासी ग्रुप है, अगर वो इस X माइनस के रूप में स्थायी है तो वो इजीली बाहर निकल कर आ जाएगा, और जो जितना इजीली बाहर निकल कर आएगा अभिक्रिया की दर उतनी क्या होगी, तेज होगी। भाई ये आकर तुरंत इस पर अटैक कर रहा है और ये तुरंत यहाँ से क्या हो रहा है, जगह छोड़कर निकल जा रहा है, तो अभिक्रिया की दर क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो यहाँ पर ये जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है वो स्थायी होना चाहिए। हमारे पास एक रिलेशन है स्टेबल एनायन। स्टेबल का मतलब होता है स्थायी और एनायन का मतलब ऋणायन। तो स्टेबल एनायन वीक बेस, ये वीक बेस होगा, और बढ़िया लिविंग ग्रुप जो वीक बेस होगा वो बढ़िया क्या होगा,
लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप में निष्कासी ग्रुप को लिख रही हूँ भाई, थोड़ा बहुत इंग्लिश आप लोग मैनेज कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये अगर स्टेबल एनाइन है तो ये वीक बेस होगा, और जो वीक बेस होगा वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, आपके हमेशा काम आएगा ये, ठीक है। तो वो उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। अब देखो हमें यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि इस SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही हम लेंगे वो प्रबल लेंगे। कैसे लेंगे, प्रबल, क्योंकि ये आकर इस पर धक्का मारेगा तब अक्ष यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अभिक्रिया की दर इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करेगी और इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करेगी, क्योंकि इन दोनों में से अगर कोई सा भी नहीं है तो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो हमने यहाँ पर देखो लिखा है SN2। SN2 में इसका मतलब क्या हुआ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये 2 इसीलिए हमने लगाया है कि यहाँ पर अभिक्रिया की जो दर है, यहाँ पर अभिक्रिया की जो दर है वो 2 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है, ये और ये। तो हम इसको क्या लिखेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो यहां पर अभिक्रिया आप देख रहे हैं कि एक ही पद में पूरी हो गई। यहां पर किसी भी टाइप का कोई मध्यवर्ती नहीं बना। मध्यवर्ती वो स्पीसीज जो बीच में बनती हैं, जिन पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है वो शुरू में हम 2 चीजें लेकर चल रहे हैं, 2 स्पीसीज लेकर चल रहे हैं और हमें सीधे उत्पाद मिल जा रहा है, बीच में किसी भी टाइप का कोई मध्यवर्ती नहीं बना। लेकिन यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था बनती है। देखो ये न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक कर रहा है और एक्स यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही का आकर इस कार्बन पर अटैक करना और इस एक्स लिविंग ग्रुप का यहाँ से बाहर निकलना, ये एक साथ हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एक साथ, यानी कि ये कार्बन है, इस पर ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक ये CH3 जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन का ये वो p ऑर्बिटल है जिसमें ये Z तो आकर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि Z इधर से आ रहा है और अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस कक्षक में डाल रहा है या ऑर्बिटल में डाल रहा है, और X जो है वो यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इस बॉन्ड का बनना और इस बॉन्ड का टूटना, ये दोनों प्रोसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। इस पर एक आंशिक माइनस आएगा, इस पर भी क्या होगा, एक आंशिक माइनस होगा। क्यों, इसकी भी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये जब जाएगा तो x माइनस के रूप में जा रहा है, इस पर भी क्या हो रहा है, आंशिक माइनस, और ये आ रहा है तो चार्ज लेकर आ रहा है, तो इस पर भी क्या हो रहा है, डेल्टा माइनस या आंशिक माइनस चार्ज आ रहा है। इसे हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था, देखो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर पूरी तरीके से 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, और ये तो डॉटेड कि भाई ये बॉन्ड एक टूट रहा है और एक बन रहा है। तो इसका संकरण जो होता है वो sp2 होता है। कैसा होता है, sp2, और इसको कहते हैं पेंटावैलेंट। इस संक्रमण अवस्था को क्या बोला जाता है, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का हिंदी मीनिंग आपको बुक में मिल जाएगा, आप एक बार देख लेना। पेंटावैलेंट मतलब हमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि इसमें कार्बन की जो संयोजकता है वो 5 है, पर वो हो नहीं सकता। तो इसको संक्रमण अवस्था क्यों बोला गया है, देखो जो मध्यवर्ती होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पीसीज होती हैं, बहुत ही कम समय के लिए बनती हैं, लेकिन हम उन्हें अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, और संक्रमण अवस्था को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। तो ये टोटली जो है काल्पनिक बातें, क्या है ये, काल्पनिक बातें कि ऐसा होता है, ठीक है। बाकी इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने एक प्रबल नाभिक स्नेही लिया और उसका अटैक किसी एल्काइल हैलाइड पर कराया। ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये हम एल्काइल हैलाइड में देखेंगे, क्योंकि इनमें ये अभिक्रियाएं सबसे बेस्ट होती हैं। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही आकर इस पर अटैक करेगा, इस पर देखो एक आंशिक प्लस होगा, इस पर आंशिक क्या होगा, माइनस। तो ये एक्स ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा एक्स माइनस के रूप में, और हमें मिल गया उत्पाद। ठीक है, आपने संक्रमण अवस्था बना लेनी है, आप इसे अपनी नोटबुक में बना लो और उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। ये रिलेशन भी आप लिख लें, स्टेबल एनाइन, वीक बेस, और जो जितना वीक बेस होगा वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा या निष्कासी ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो
अभिक्रिया की दर जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, हम पहले तो ये देख लें, फिर मैं इसको हटा दूंगी। अभिक्रिया की दर जो होगी वो इस नाभिक स्नेही पर अटैक करेगी। देखो कोई आ रहा है, आकर धक्का दे रहा है और वो एक ग्रुप यहाँ से क्या हो रहा है, खिसक ले रहा है, तो ये नाभिक स्नेही जो है ये आकर इस पर अटैक करेगा, एक्स ग्रुप बाहर निकल जाएगा। जितना जल्दी ये इस पर आकर अटैक करेगा ये एक्स लिविंग ग्रुप उतने तेजी से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करती है और इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करती है। इन दोनों में से किसी की भी सांद्रता को अगर आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो अभिक्रिया की दर भी घटेगी और बढ़ेगी। दूसरी बात, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मध्यवर्ती तो नहीं बन रहा है, बट संक्रमण अवस्था बन रही है। तो अभिक्रिया की दर जो होगी वो इस संक्रमण अवस्था पर भी निर्भर करेगी कि कितनी तेजी से ये संक्रमण अवस्था बन रही है। जितना जल्दी ये अवस्था बनेगी अभिक्रिया की दर उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर उत्पाद बन गया और ये X माइनस बाहर निकल गया। ये लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा, ये लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा, बढ़िया होने का मतलब जितना जल्दी बाहर निकलेगा अभिक्रिया की दर उस पर भी निर्भर करेगी। लिविंग ग्रुप का बढ़िया होना मतलब अभिक्रिया की दर का ज़्यादा होना। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब इस चीज़ को मैं लिख रही हूँ, आप साथ साथ लिखते जाएं इसे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होती है। ये जो नाभिक स्नेही है इसको आप न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस लिखें या खाली NU लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम SN2 पढ़ रहे हैं, द्विअणुक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम नाभिक स्नेही लेकर चलेंगे वो प्रबल लेकर चलेंगे या स्ट्रॉन्ग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसकी सांद्रता पर और दूसरा जो आप RX ले रहे हैं इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगी। या अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू संक्रमण अवस्था, कितनी तेजी से ये संक्रमण अवस्था बन रही है, हाउ फास्ट दिस ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। जितना जल्दी बनेगी उस पर भी अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम देखेंगे कि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एक ही पद में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया है। एक ही पद में यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ये द्विअणुक अभिक्रिया है। द्विअणुक अभिक्रिया है मतलब आप इसी तरह से एरो लगा लगा कर लिखें, इससे आपको याद करने में सहूलियत होगी और तुरंत हमारी नजर इस पर जाएगी। ठीक है, तो द्विअणुक अभिक्रिया है मतलब एक तो ये और एक ये। शुरुआत में हम 2 अणु लेकर काम करेंगे, तो द्विअणुक अभिक्रिया है, एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया की दर इस पर भी निर्भर करेगी और इस पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, इसमें ऊपर में लिख रही हूं मध्यवर्ती नहीं बनता है, मध्यवर्ती नहीं बनता है, इसलिए पुनर्विन्यास नहीं होता है। देखो जहां मध्यवर्ती बनता है वहां पुनर्विन्यास होता है कि कम स्थायी वाला ज्यादा स्थायी में कन्वर्ट होगा और स्थायी उत्पाद देगा। पर चूंकि इस अभिक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई बीच में मध्यवर्ती नहीं बनता है, इसलिए इसमें किसी भी टाइप का कोई पुनर्विन्यास नहीं होता है। संक्रमण अवस्था बनती है। यहां पर क्या बनती है, संक्रमण अवस्था। बनती है। यहां पर निष्कासी ग्रुप या समूह अच्छा होना चाहिए। अगर आप निष्कासी ग्रुप अच्छा लेंगे, गुड लिविंग ग्रुप लेंगे, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, यहां पर देखो क्या हो रहा है कि जब ये Z माइनस आकर इस पर अटैक कर दे रहा है तो ये कुछ ऐसा होगा, CH और R मतलब यहां पर कुछ भी आप ले रहे हैं, और ये Z इधर से आकर जुड़ रहा है और X यहां से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है।
तो Z जब आकर इस पर जुड़ेगा तो इधर वाला पार्ट जो होगा वो पलट कर क्या होगा, इधर आ जाएगा, यानी कि हमें इसका जो उत्पाद का विन्यास मिलेगा वो बिल्कुल उल्टा मिलेगा और ये बन जाएगा Z यहाँ पर आ गया CH और R इस तरह से। तो यहाँ पर जो भी आप इनिशियली लेकर चलोगे, शुरुआत में जो भी लेकर चलोगे अभिकारक, उसका विन्यास और उत्पाद का विन्यास जो होगा वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो इसे कहते हैं प्रतिपन। इसे क्या कहते हैं, प्रतिपन। क्योंकि इस प्रतिपन को सबसे पहले वॉल्डन ने बताया। किसने बताया, वॉल्डन नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए इसको वॉल्डन प्रतिपन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वॉल्डन प्रतिपन। कि भाई न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ आकर जुड़ रहा है तो इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन और आर पार्ट जो भी थे वो सारे के सारे जो इधर थे वो पलटी मार कर क्या हो गए, इधर आ गए। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम छाता लेके जा रहे हैं और तेज आंधी आई, जो कि आजकल आ रही है, आप देख सकते हैं। तो छाता जो है वो यूं है तो क्या हो जाएगा, आंधी में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि जो भी विन्यास था वो सारे के सारे ग्रुप इधर आ गए और Z न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ गया, इस तरह से हमें मिल गया। तो ये कहलाता है प्रतिपन। चूंकि वॉल्डन ने बताया, उसने इसको नाम दिया, तो इसको बोला जाता है वॉल्डन प्रतिपन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि SN2 में या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक अभिक्रिया में हमें क्या लिखना है। पहली बात तो हमें नाम से ही लग रहा है ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कि यहाँ पर जो आक्रमणकारी स्पीसीज होगी वो कोई नाभिक स्नेही होगा, इसलिए इस अभिक्रिया को नाम दिया गया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और चूंकि यहाँ पर दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी अनुपस्थित होगा या नहीं होगा तो अभिक्रिया हो नहीं सकती, और इसीलिए इसको द्विअणुक अभिक्रिया बोला गया है। जो नाभिक स्नेही आप ले रहे हो वो प्रबल होना चाहिए SN2 के लिए। क्यों, क्योंकि अगर वो दुर्बल हुआ तो हो सकता है वो इस X ग्रुप को यहाँ से बाहर ना निकाल पाए। तो ये जो नाभिक स्नेही आप ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या प्रबल होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो आप ले रहे हो ये अभिकारक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और इस अभिकारक का आकार छोटा होना चाहिए। हमने थोड़ी देर पढ़ा था कि नाभिक स्नेहिता में क्या होता है कि जो नाभिक स्नेहिता है वो आकार पर निर्भर करती है, त्रिविम बाधा पर निर्भर करती है। अगर त्रिविम बाधा